नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत की 2+2 अमेरिका के साथ बैठक होने जा रही है। भारत के विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री, जो 2+2 की वार्ता है यूएस के साथ, ये 2 मंत्री भारत के और 2 मंत्री यूएस के, ये बैठकर स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप पर बात करते हैं। इसमें विदेश मंत्री शामिल होते ही हैं, चूँकि विदेश मामलों का मामला है और विदेश में हमने वार्ता करनी है, और किसी विदेशी कंट्री के साथ हमें अगर कुछ भी करना है तो विदेश मंत्रालय रहता ही है। दूसरा, रक्षा मंत्रालय के स्ट्रैटेजिकल इश्यूज़ होते हैं कि क्या किसी कंट्री के साथ हमारी रक्षा ट्रीटियां हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ आश्वासन हो सकता है, और ख़ास तौर से एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे की मदद हो सकती है। तो 2+2 यूएस के साथ वार्ता होने जा रही है। 11 अप्रैल को ये वार्ता यूएस में होगी, इसलिए भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का वहाँ उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ वार्ता होनी है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन परिस्थितियों में जो भारत में चल रही हैं, या जो यूक्रेन वॉर की वजह से ये सारी समस्या चल रही है, क्या यूक्रेन वॉर के दौरान अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं? देखिए, इस पर इंटरनेशनल पॉलिसी, ना तो हम इंटरनेशनल पॉलिसी को ध्यान में रखते हैं, तो ना तो हम ज़ेलेंस्की हैं और ना ही हम इमरान खान हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की और इमरान खान इमेच्योर पॉलिटिक्स का हिस्सा दिखाई देते हैं। इनके जिस प्रकार से भाषण आ रहे हैं, जिस प्रकार से ये अपनी विदेश नीति को अपनी चौपाल पर डिस्कशन करते हैं, वैसा इमेच्योर भारत नहीं है। भारत की कोई भी सरकार हो, आज की सरकार की बात हम लोग नहीं कर रहे, हम 70 वर्ष की कोई भी सरकार हो, वो इमेच्योर सरकार तो नहीं है, ये बात निश्चित है। इसलिए भारत की सरकार विदेश नीति को चौपालों पर डिस्कशन करने नहीं जा रही। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कोई घटना ऐसी हुई है जिससे भारत का वैभव बढ़ा है, तो फिर वो कई वर्षों बाद उसकी चर्चा होती है। जैसे सुषमा स्वराज जी ने एक फोरम पर चर्चा करते हुए सऊदी अरबिया के किंग सलमान के साथ मोदी जी ने क्या किया, कैसे वार्ता हुई और यमन में कैसे भारतीयों को निकाला गया, उसकी एक छोटी सी चर्चा की थी, और ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी के जो व्यक्तिगत संबंध संसार के साथ बने हैं और उनकी जो यात्राएं हुई हैं, उन यात्राओं की वजह से भारत का विश्व में जो परिदृश्य दिखाई दिया है, उसका परिणाम है कि विश्व के बहुत सारे लीडर्स मोदी जी को अपना व्यक्तिगत दोस्त मानते हैं। और मोदी जी को दोस्त क्यों मानते हैं? क्योंकि मोदी जी लगातार विदेश यात्रा पर भी कहते हैं कि ये मेरे को सलाम नहीं कर रहे, मेरे से नमस्ते नहीं हो रही, मेरे से दोस्ती नहीं हो रही। ये भारत की 130 करोड़ की शक्ति को ये लोग वैल्यू दे रहे हैं। कारण क्या है कि बहुत सालों के बाद, 1989 के बाद 2014 में पहली बार फुल फ्लैश सरकार बैठी जो निर्णय ले सकती थी। भारत की जनता ने खुलकर वोट दिया और खुलकर सरकार बैठाई। अब 2-3 इशू जो कि वहाँ से बयान आए, अब धैर्य तो ऐसा है ना कि बयान आते हैं, छोटे लीडर्स बयान देते हैं, लेकिन उन छोटे लीडर्स के बयान के आधार पर कोई कंट्री अपनी विदेश नीति तय नहीं करता। अब 2-3 चीज़ें इस समय सामने आई हैं। एक बात तो ये आई है कि अमेरिका की डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर अब्दुल्लाही, ये एक मुस्लिम सांसद हैं, और मुस्लिम सांसद, मुस्लिम का कोई देश नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो एक दूसरे के लिए वार्ता करना स्वाभाविक है। ये भी संभव है कि अमेरिका की विदेश नीति का ये हिस्सा है, वो इस तरह की आवाज़ें उठवाकर अपनी उदारता को दिखाते हैं और कहते हैं कि इस तरह की आवाज़ें उठने के बावजूद हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि भारत में जो मुसलमान है उसको दोयम दर्जे का, त्रेम दर्जे का बना दिया है। ऐसा मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को भारत में लगने लगा है लंबे समय से कि वो भारत में जन्म लेना एक अभिशाप है, इसलिए आप उनसे वार्ता मत करिए। उमर ने बुधवार को अमेरिकी सांसद की समिति के समक्ष कहा कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है, और उन्होंने उप विदेश मंत्री शर्मन से पूछा कि वे मोदी सरकार के जो आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने भारत में मुस्लिम होना अपराध जैसा बना दिया है, बाइडेन प्रशासन को दुनिया भर में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये उप विदेश मंत्री शर्मन से पूछा है। हालांकि शर्मन ने इस पर जवाब बड़ा खूबसूरत दिया
और उन्होंने कहा कि भाई देखो मानवाधिकार ये बिल्कुल निश्चित है कि बाइडेन प्रशासन के जो मानवाधिकार के इश्यूज़ हैं उनमें बाइडेन प्रशासन ने पहले ही घोषणा की थी कि हम इन मामलों में विश्व में इन मामलों को लेकर हम क्लियर हैं कि हमारी विदेश नीति का हिस्सा है मानवाधिकार। लेकिन उधर एक बात और सामने आई कि विदेश मामलों के ही या वाइट हाउस से स्टेटमेंट आ गया, क्योंकि एक चीज़ जो सामने आई थी वो थी कि दलीप सिंह जो वहाँ के डिप्टी एनएसए हैं वो भारत में उस समय आए थे जिसमें विदेश मंत्री रशिया भारत में थे, और उन्होंने ऐसा भारत की पूरी मीडिया ने लिखा था कि उन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई जब चाइना के साथ युद्ध होगा तो वो भारत जो है वो अमेरिका से एक्सपेक्ट ना करें और रशिया उनको बचाने आएगा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है और वही भारत की हमेशा से रक्षा करते रहे हैं और अमेरिका ही भारत के लिए माई बाप है, ऐसा बताने की, ऐसा दिखाने की कोशिश दलीप सिंह कर रहे थे। वो भारतीय मूल के हैं, उनके पिता भारतीय मूल के थे, लेकिन वो इस समय भाषा जो बोल रहे थे वो बड़ी गंदी भाषा बोल रहे थे। भारत में अगर हम इमरान खान की तरह पॉलिटिक्स करते, ज़ेलेंस्की की तरह पॉलिटिक्स करते तो शायद भारत का कोई बड़ा लीडर इस पर प्रतिक्रिया देता, लेकिन भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, किसी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अलग बात है कि अकबरुद्दीन जो पूर्व राजनयिक थे, अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके कहा कि भाई ये राजनीतिक ठीक नहीं है और ये किस तरह की बात कर रहे हैं, ये बात कोई स्वीकार नहीं कर सकता और ये ओछेपन की बात है। हालांकि कई पूर्व राजनयिकों ने इस पर स्टेटमेंट दिए थे और पूर्व राजनयिकों का स्टेटमेंट कोई देश का स्टेटमेंट नहीं माना जाता। देश के स्टेटमेंट के रूप में विदेश मंत्री बोलता, प्रधानमंत्री बोलते, राष्ट्रपति बोलते, होम मिनिस्टर बोलते या फिर रक्षा मंत्री बोलते, वो कोई स्टेटमेंट देते तो बात समझ में आती। लेकिन इन्होंने बड़े धैर्य के साथ उनके बयान को सुना। जो हमने रशिया के साथ एग्रीमेंट करना था, जो रशिया के साथ हमें तेल खरीदना था, रशिया के साथ जो हमें आगे बढ़ना था, वो हमने सब कुछ किया। और दलीप सिंह यहाँ पर अपने काउंटर पार्ट डिप्टी एनएसए या एनएसए से अजीत डोभाल से मिले होंगे और मिलकर चले गए। हमने उनको बहुत तवज्जो नहीं दिया, वो जिस लेवल के अधिकारी थे उस लेवल के अधिकारी से मिलकर चले जाएंगे, क्योंकि वो कोई मंत्रालय के हिस्से नहीं थे, इसलिए उनका बयान कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका का नहीं कहा जा सकता। इसलिए भारत ने किसी भी प्रकार का कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं दिया। अब ये भी है कि जो अमेरिकन पॉलिसी है उनकी विदेश नीति का ये हिस्सा है कि वो बयान देते हैं इस प्रकार के, अपने छोटे अधिकारियों से बयान दिलवाते हैं, फिर बाद में उसको काउंटर बैलेंस करते हैं। अभी दलीप सिंह के बयान को लेकर अमेरिका में हलचल होना स्वाभाविक था, क्योंकि पूरे देश की मीडिया ने उसको छापा था। इसलिए अमेरिका में ये जो बयान आया, इसका काट करने के लिए अमेरिका की वाइट हाउस से स्टेटमेंट आया। वाइट हाउस से प्रेस सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को इस पर साफ कहा। उन्होंने कहा कि ये जो वार्ता जो दलीप सिंह ने कहा है, दलीप सिंह ने कोई चेतावनी नहीं दी, दलीप सिंह ने कोई गलत बात नहीं की, दलीप सिंह ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो सिरे से नकार गए कि दलीप सिंह ने ऐसा कुछ कहा नहीं। और कोई भी विदेश नीति, किसी भी कंट्री की विदेश नीति उसकी स्वतंत्र नीति होती है, वो अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर अमेरिका कोई दबाव नहीं डाल सकता या अमेरिका उसको नहीं मना कर सकता। इसलिए रूस से जो तेल खरीदता है भारत, उससे ज़्यादा तो भारत तेल खरीदता है अमेरिका से, ऐसा उन्होंने कहा। और ये सच भी है कि इस युद्ध के दौरान जब अरेबियन तेल हमारे पास आने के लिए समस्या खड़ी हो गई तो हमने यूएस का जो तेल आता था वो हमने 15 से 20% आयात बढ़ाया है। लेकिन यूएस का तेल हमें बहुत महंगा पड़ता है, चूँकि लंबा सफ़र तय करके आता है, इसलिए हमने रशिया के साथ भी तेल लेने का निश्चय किया। दूसरा, मुस्लिम कंट्रियों के साथ जो तेल वहाँ उत्पाद होता है उसकी इस समय समस्या चल रही है। ओपेक अपनी कुछ बैठकें कर रहा है, कह रहा है तेल उत्पादन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो रशिया का तेल हम अभी भी उतना नहीं खरीदते जितना कि हम अमेरिका से खरीदते हैं। दूसरी बात, जेन साकी ने कहा कि
राष्ट्रपति बाइडेन ने उनसे कहा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने उनसे ये कहा है कि भारत के साथ हमारे यूनिक संबंध हैं, भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत के साथ हमारी जो वार्ता होनी है वो बहुत अच्छे स्तर पर वार्ता होनी चाहिए। उस वार्ता में किसी प्रकार का कोई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए। ये जो 2+2 की समिट है इसको बड़े सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र के मामले में ये बहुत अहम बैठक रहती है, इसलिए भारत हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है और भारत हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, इसलिए इस वार्ता को बड़ी सावधानी के साथ कंप्लीट करना चाहिए और भारत के साथ टाई अप और बढ़ाना चाहिए, अच्छे करने चाहिए। आपको याद है आज से 7-8 वर्ष पहले यही अमेरिका था जो हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ कपड़े उतरवा लेता था, हमारे रक्षा मंत्री के कपड़े उतार लिए जाते थे, वहाँ हम जनरल एयरपोर्ट पर उतरते थे और हमारा प्रधानमंत्री वहाँ एक आम आदमी की तरह विदाउट सिक्योरिटी घूमा करता था या बिल्कुल मिनिमम सिक्योरिटी के साथ, और कोई प्रेम दर्जे का चौथे कैटेगरी का व्यक्ति हमको रिसीव करने आता था। मोदी जी ने ये बात तो बिल्कुल तय है कि मोदी जी ने पासपोर्ट के रंग का सम्मान बढ़ा दिया है। मोदी जी अपनी शर्तों पर अमेरिका के साथ बैठते हैं। मोदी जी को ओबामा प्रशासन अलग एयरपोर्ट पर लेने आया। मोदी जी अपनी व्यवस्था के साथ जाते हैं और मोदी जी के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है अमेरिका। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ये बात सिद्ध कर दी कि 130 करोड़ से ऊपर का देश हम हैं, हमारे पास इंटेलिजेंसिया है, विश्व भर में हमारे लोग फैले हुए हैं। भारत ने अमेरिका की बहुत बड़ी इकोनॉमिक इंडस्ट्री पर अपना कब्जा कर रखा है, यानी कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हमारा है। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट का चीफ की बात करें, गूगल के चीफ की बात करें, यानी कि उनके जो बड़े ओहदों पर लोग हैं वो भारतीय हैं, और केवल वहाँ नहीं है, संसार के हर कोने पर है। मैं भारतीयों की जब बात करता हूँ तो मैं भारतीय हिंदुओं की ही बात करता हूँ, क्योंकि एक पार्टिकुलर रिलीजन ने तो केवल दारुल इस्लाम कैसे लाना, संसार पर कब्जा कैसे करना, अल्लाह के लिए मरना जीना, ये इस तरह के बयान या इस तरह के कारनामे उनके लगातार रहते हैं। लेकिन भारत में हिंदू समाज सदैव प्रोग्रेसिव है। जहाँ कहीं भी विश्व में जाता है, विश्व के उस कंट्री की उतनी ही मदद करता है जितनी वो अपने देश में रहकर अपने देश की मदद करता है। इसलिए भारत की जो वैल्यू है वो मोदी जी ने पहचानी, हमारी संख्या की, हमारी आबादी की, हमारे यहाँ कामगारों की, हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर की, इनको उन्होंने संसार के सामने रखा और ये सिद्ध करने की कोशिश की, ये बताया कि इस विश्व में ना तो हम इकोनॉमिकली वीक हैं, ना ही हम फिज़िकली वीक हैं, और ना ही हम किसी अन्य मामले में वीक हैं। लेकिन ये जो बयानबाजी होती है, ये सब आता है, ये सब होना स्वाभाविक है। इसलिए जैन शैकी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो जिस तरह से उन्होंने आवभगत भारत की है, ये मुझे लगता है पेशेंस का ही कमाल है। और भारत पेशेंसफुल कंट्री है। भारत की विदेश नीति इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो पार्लियामेंट में आसानी से डिस्कस हो जाए, इतनी कमज़ोर नहीं कि वो मोहल्ले चौराहों पर डिस्कस हो जाए। रोज़ शाम को राष्ट्रपति बैठे, प्रधानमंत्री बैठे और एक संबोधन ज़ेलेंस्की की तरह कर डाले और कटुता कम करने के बजाय बढ़ाता चला जाए। हमने देखा गलवान के मामले में भी भारत के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से धैर्य से काम लिया और गलवान इशू को कितना सॉफ्टली सॉल्व किया। चाइना पीछे भी हटा और हमने अपनी बात जहाँ तक मनवा सकते थे, जिस स्तर से मनवा सकते थे, उस स्तर से मनवाने का प्रयास भी किया और वो माने भी। इसलिए भारत का जो विदेश नीति है, भारत की जो मैच्योरिटी है, भारत की जो स्ट्रेटजी है, वो मुझे लगा विश्व में इस समय तो एटलीस्ट इस समय तो काबिल तारीफ़ है। और मोदी जी आज की तारीख में विश्व लीडर की तरह उभर कर आए हैं और वो विश्व लीडर है भी। सांस्कृतिक रूप से वो भारतीय परंपराओं को लेकर जाते हैं, सांस्कृतिक रूप से वो भारतीय व्यवस्थाओं को समझते हैं, भारत के योगा को, भारत के संस्कारों को, भारत की पौराणिक व्यवस्थाओं को और भारत का जो एंशिएंट कल्चर है उस कल्चर को धारण करके संसार को बताते हैं कि भारत कैसा है। और मुझे लगता है
किसी भी देश के लिए उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान की समस्या ये है कि उनके पास कोई धरोहर है नहीं, तो वो दें क्या। उन्होंने आक्रांताओं का उनका इतिहास है और उन आक्रांताओं के इतिहास को ही वो अपना इतिहास मानते हैं। इसलिए ये जो इमरान खान लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, कभी भारत की तारीफ़ करते हैं, कभी भारत के पीछे भारत की बुराई करते हैं, कभी अमेरिका की तारीफ़, कभी अमेरिका की बुराई, कभी रशिया मुँह उठाकर चले जाते हैं, कभी चीन का पक्ष लेते हैं और कभी विपक्ष लेते हैं। मुझे लगता है कि वो स्टेटहुड की कैटेगरी में अब पाकिस्तान को नहीं रहना चाहिए। लेकिन भारत एक समृद्ध देश है, एक एंशिएंट कल्चर का देश है और बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का देश है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को साधुवाद कहना चाहिए कि व्हाइट हाउस भी एक सकारात्मक पहल के साथ दबाव को स्वीकार करता है और हमको एक सकारात्मक मैसेज देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।